गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको पाठ 5 मिठाई वाला पढ़ाऊंगी। इस कहानी के लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं। कहानी के माध्यम से लेखक ने मिठाई वाले की बच्चों के प्रति सुंदर भावनाओं को व्यक्त किया है। खिलौने वाले शहर की गलियों में खिलौने लेकर आता था। पहले वह खिलौने लेकर आया। एक आदमी जो खिलौने बेचता है, कभी वो मुरली बेचता है, कभी वो मिठाई बेचता है। इस तरह से एक व्यक्ति बार बार कुछ ना कुछ बच्चों के बीच में बेचने आता है और उनसे पैसे नहीं लेता है, मतलब पैसे बहुत कम मात्रा में लेता है, यानी लागत मूल्य उनसे लेता है। ऐसी स्थिति में एक महिला जो विजय बहादुर की पत्नी थी, रोहिणी, उसको उसके ऊपर थोड़ा सा वो हुआ कि ये कैसा व्यक्ति है जो बिल्कुल इतने सस्ते में बच्चों को दे जाता है, तो इसका कारण क्या है। उन्होंने इस कारण को उससे जानना चाहा और उसको जब 2-3 बार वो आ गया और बार बार वही व्यक्ति आ रहा है, कभी मिठाई लेकर, कभी मुरलियाँ लेकर, कभी खिलौने लेकर, तो उसने उससे अपनी सास के द्वारा ये पूछवा ही लिया कि भाई वो क्यों इस तरह से बहुत कम लागत में, कम जो लागत तो उसकी बहुत लगती है, लेकिन उसको पैसे में बहुत कम पैसों में बच्चों को दे देता है। तो इस तरह से जब उसके मन में जो जिज्ञासा थी, रोहिणी ने पूछ ही ली। और लास्ट में जब मुरली वाले से उससे पूछा तो उसने बताया कि वह अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व धनी आदमी था। कहानी है ये। बच्चों ध्यान से सुनो। किताब निकाल सकते हैं आप। किताब निकाल लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा कि मैं जैसे जैसे आपको पढ़ाऊंगी आपको समझ में आता चला जाएगा। तो अपनी अपनी बुक निकाल लें और उस चीज़ को, इस पाठ को मतलब समझें। तो मुरली वाला जो था वह अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व धनी आदमी था। उसके पास मकान, व्यवसाय, घोड़ा गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ था, है ना। लेकिन उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसके पास नहीं थे, क्योंकि उसकी पत्नी किसी समय में बहुत सुंदर थी और 2 छोटे छोटे उसके पास बच्चे थे। लेकिन सोने के खिलौने जैसा उसका संसार किसी कारण समाप्त हो गया, यानी उसकी पत्नी और बच्चे मर गए। इससे वो बहुत दुखी रहने लगा था और इसी दुख के कारण वो पैसे वाला तो था, लेकिन इसी दुख के कारण वह बहुत अकेला महसूस करने लगा अपने आप को। और इसीलिए वह बच्चों के बीच में उनकी तोतली बातें सुनने के लिए बार बार कुछ ना कुछ लेकर आता था, है ना। समय का खेल है, अब कोई भी नहीं है उसके पास में, इसलिए बहुत दुखी रहने लग गया है। और फिर फेरी के धंधे के बहाने वह अपने बच्चों को इन बच्चों में खोजता था। जो गली के बच्चे थे उन बच्चों में उनको, अपने बच्चों को खोजने की कोशिश करता था कि कहीं ना कहीं ये बच्चे दोबारा जन्म लेकर फिर इन्हीं बच्चों के साथ में होंगे, तो वो अपने बच्चों को इनमें देखकर खुश हो लेता था। पैसों की उसके पास कोई कमी भी नहीं थी, लेकिन जो उसके पास नहीं है उसे वह फेरी के धंधे से पा लेता है। तो ये कहानी है आपकी मिठाई वाला। तो इसमें भावनात्मक कहानी है, ये भावुक व्यक्ति है। अपने बच्चों की एक झलक पाने के लिए वह इस पाठ में कभी कुछ और कभी कुछ लेकर आता है। तो हम शुरू से पढ़ेंगे इसको बच्चों। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठे। उसके स्नेहा विसिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी। स्नेह विसिक्त का मतलब है प्रेम से भीगा हुआ, बहुत ही प्यार से, बहुत ही मिठास से वो कहता था, बच्चों को महलाने वाला, खिलौने वाला। और इस तरह से जो बच्चे थे वो उसकी आवाज़ सुनकर उसके पास आ जाते थे। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। चिक मतलब जो बांस के पतली पतली लकड़ियों की तीलियों के पर्दे होते थे, उनको चिक बोलते हैं। पतली पतली फंटियों से, बांस की फंटियों से जो पर्दा बनता है उसको चिक बोलते हैं।
चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते। उद्यान मतलब बाग बगीचों में, यानी मकानों के आसपास जो पार्क वगैरह होते हैं, बगीचे होते हैं, उनमें छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते थे। तो वो बच्चे जैसे ही उसकी आवाज़ सुनते थे खिलौने वाले की, तो उसके पास भागकर दौड़कर आते थे। बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। ये आपको पहला पैराग्राफ हुआ। दूसरा पैराग्राफ देखें। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोलभाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? ऑल इचका। इस तरह से वो बच्चे जो हैं वो बहुत ही तोतली आवाज़ में, जो बच्चे अच्छे से बोल नहीं पाते हैं ना, छोटे बच्चे, तो वो इस तरह ही बोलते हैं, तो वो ऐसे बोलते थे। खिलौने वाला बच्चों को देखता, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति, सागर में जो हिलोर है, हिलोर का मतलब जो लहरें उठती हैं की भांति, उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। यानी उसकी आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगती थी और इस तरह से वो खिलौने वाला बच्चों को खिलौने देता हुआ आगे बढ़ जाता था। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। इस कहानी के विशेष पात्र चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू और मुन्नू जब वो खिलौने लेकर आए तो उनकी जो माँ थी रोहिणी, उन्होंने उससे पूछा कुछ कि भाई बच्चों किस तरह से लाए, कैसे लाए, खिलौने कहाँ से लिए। तो वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला, घोला मतलब घोड़ा, कैचा छुंदल है, यानी मेरा घोड़ा बहुत ही सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेरा कैचा छुंदल है और मेरा भी कितना सुंदर है। इस तरह से वो आपस में इठलाते हुए और तुतलाती हुई आवाज़ में बातें करते थे। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगते। घर भर मतलब पूरे घर में इधर से उधर उछलते थे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही, निरखती मतलब देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, ये तो वही जाने, लेकिन दे गया ही है, इतना तो निश्चय ही है। मतलब किस तरह दिए, क्यों दिए, इतने सस्ते क्यों दे गया है, उसका क्या कारण रहा? कहीं वो बच्चों को बेवकूफ़ बना रहा है या बच्चों को बहला रहा है या बच्चों से के साथ में क्यों इस तरह का काम कर रहा है? इस तरह रोहिणी के जो है वो बहुत सारी बातें उसके मन में आई और उसने सोचा कि भाई दे तो गया है, अब क्यों दे गया है ये तो वही जाने। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर उसने उस बात को ध्यान से हटा दिया कि अब दे गया तो दे गया, क्या है, बच्चे खेल रहे हैं। तो उसने अपने दिमाग में से उस चीज़ को हटा दिया और अपने काम में लग रही। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती, क्योंकि उसको ऐसा कुछ ज़रूरत तो थी नहीं जो बार बार उस चीज़ को वो ज़्यादा ध्यान देती, तो इसलिए उसने उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। 6 महीने बाद, अब देखो, जब खिलौने जो हैं बेच कर चला गया और 6 महीने गुजर गए, रोहिणी भूल गई इस बात को। लेकिन 6 महीने के बाद में नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह जो है व्यक्ति बहुत ही उस्ताद है। उस्ताद का मतलब बहुत ही पारंगत है, बहुत अच्छे से मुरली बजाता है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। यानी जो मुरली है वही 4-5 पैसे की बनती है और उसमें वो 2 पैसे में ही बेच रहा है। इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही सस्ते में मुरलियों को बेच रहा है। और इसका सबसे बड़ी बात यह है कि उसका इससे मेहनताना भी नहीं निकलता।
मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 के होगा। दुबला पतला गोरा युवक है। बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है, जैसे साफा बांधते हैं ना, देखो बच्चों, वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? मतलब आपस में इस तरह से चर्चाएं गली में होती थी कि ये कहीं वही व्यक्ति तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचने आता था। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। मतलब अब 6 महीने बीत गए, बहुत दिन हो गए, वैसे किसी को याद भी नहीं रहता, लेकिन कुछ कुछ लोगों को याद भी रहा, तो उन्होंने कहा हाँ लगता तो वही है, क्योंकि वो पहले भी आया था और इस तरह से वो पहले भी उसने खिलौने सस्ते में ही बेचे थे, तो वही होगा। पर भाई वह है एक उस्ताद, मतलब बहुत ही उस्ताद व्यक्ति है। इस तरह से कैसे बेच रहा है वो? प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती, यानी आपस में लोग खुसुर फुसुर बातें करते। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बहुत ही मीठा और प्यारा सा स्वर, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले की का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हुआ है, यानी याद आ गई। पहले तो भूल भाल गई थी, लेकिन उसने उस समय भी सोचा था कि इतना सस्ता क्यों दे रहा है, और अब फिर सस्ता दे रहा है, इसका मतलब क्या कारण है? तो इसलिए उसको स्मरण हुआ है, याद हुआ है। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ, क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वह भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए, यानी बच्चे भी पता नहीं कहाँ चले गए, शायद पार्क में निकल गए। तो इसलिए आप इसको मुरली वाले को रोको, जिससे कि मैं उससे 2 मुरली ले लूँ बच्चों के लिए, चुन्नू मुन्नू के लिए। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सौतनी पाजामा की ढीली होकर लटक गई। इस तरह दौड़ते हाँफते बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली, यानी हम भी लेंगे मुरली, और हम भी लेंदे मुरली। दूसरे बच्चे बोल रहे हैं हम भी लेंगे और हम भी लेंगे। मतलब इतने में जब उन्होंने उसको आवाज़ दी, बुलाया विजय बाबू ने, तो इतने में बच्चों का झुंड भी वहाँ पर आ गया। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, यानी बहुत खुशी उसके अंदर मतलब महसूस हुई कि बहुत ही खुश हो गया वो, है ना। हर्ष का मतलब यहाँ पर खुश होना है, गदगद हो उठा, हर्ष से यानी खुशी से बहुत ही झूमने लगना, जैसे मतलब बहुत खुश हुआ अंदर से। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, मतलब हम वापस थोड़ी चले जाएंगे, हम तो अभी सबको देंगे। बेचने तो आए ही हैं, और है भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57, यानी 57 मैंने मुरलियाँ मेरे पास हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से दूंगा। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्करा दिए, मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। जैसे मैंने पूछ लिया तो मुझे 3-3 पैसे बता के फिर 2-2 पैसे का एहसान लाद रहा है कि भाई मैंने तुम्हारे लिए 1-1 पैसा छोड़ दिया। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ, यानी बहुत हैरान सा हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है, यानी मैं बनवाता हूँ, मुझे पता है कि इनकी असली की लागत क्या है, आपको क्या पता, है ना। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है, यानी ग्राहकों की आदत होती है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी, यानी वैसे तो महंगी है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा बनवाई थी, इसलिए मुझे ये सस्ती पड़ गई। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो, यानी 2 निकाल दो मुरली। 2 मुरली
उसने कह दिया कि 2 मुरली निकाल दो। 2 मुरलियाँ देकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल कर दे देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ही ना चाहिए, यह नारंगी रंग की अच्छी, वही लो। ले आए पैसे। अब कोई बच्चा इतने में पैसे ले आया होगा, मतलब आप बच्चे से बात कर रहा है, तुम्हारे पास, तुम्हें लाल अच्छी लगेगी, तुम्हें रंगी नारंगी अच्छी लगेगी, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो। इस तरह से वो बच्चों से बातें कर रहा है। इतने में कोई और बच्चा पैसे ले आया, तो ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से ही निकाल रखी थी, तुमको पैसे नहीं मिले। अब एक बच्चा कोई खड़ा होगा बेचारा, जिसको माँ ने पैसे नहीं दिए होंगे, माता पिता ने उसके ने, तो तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अपनी अम्मा से ठीक तरह से मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब। अब उस बच्चे को समझा दिया उसने कि तुम माँ से दोबारा मांग के लाओ, शायद वो दे देगी तुम्हें, है ना। फिर अब किसी बच्चे ने ज़्यादा पैसे दिए होंगे, दुअन्नी वगैरह, तो उसको हिसाब करना है, उसको वापस पैसे दे रहा है। मिल गए पैसे, देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है। अब इतने में जो बच्चे को भेजा था ना कि अपनी माँ से साड़ी पकड़ के पैसे मांगो, अब वो बेचारा बच्चा वापस आ गया और कह रहा है भाई दे दो। तो कह रहा है कि देखो मिल गए ना पैसे, यानी माँ ने पैसे दे दिए तुम्हें, ये सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है। अच्छा तुम भी ये लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। और जब किसी ने पैसे नहीं दिए, किसी माँ ने, तो बेचारा वो दुखी सा खड़ा हुआ था, तो उसको वैसे ही देकर चला गया। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। अब वो इस तरह सोच रही है, गरीब आदमी है शायद, इसलिए वो इस तरह से बेच रहा है, और है ना, पेट के लिए, यानी मेहनत कर रहा है वो 2 रोटी कमाने के लिए। इसी तरह अब तो इस तरह ही सोच रही है उसकी। इसी तरह मुरली वाले का छीड़ स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। यानी वो मुरली वाला आगे बढ़ गया और धीरे धीरे उसकी आवाज़ जो है वो कम होती चली गई, क्षीण होती चली गई। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, इस तरह की आवाज़ उसकी धीरे धीरे कम होती चली गई। रोहिणी इसे सुन सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति वे स्नेहसिक्त बातें याद आती रहीं। मतलब वो बच्चों से जो स्नेहशील बातें, मतलब बहुत अच्छे से प्यार से तरीके से बात करता था, वो याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। यानी रोहिणी को फिर से उसकी बात भूलने लग गई, यानी वो भूल भाल गई कि भाई कोई आया था खिलौने वाला या मुरली वाला। अब ये चौथा वाला देखो पैराग्राफ। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आयानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। यानी फिर सर्दी के दिन आ गए, मतलब फिर कई महीने गुजर गए, और उसके बाद में जो है वो रोहिणी जो है अपने एक दिन अपने बालों को धूप में सुखा रही थी, और इतने में ही उसको आवाज़ आई कि अब किसके रूप में आई, मिठाई वाले के रूप में। अब तक तो था मुरली वाला और खिलौने वाला, अब किसके रूप में आई, मिठाई वाले के रूप में। बच्चों यहाँ देखो, मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उसकी वृद्धा दादी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं
उधर कैसे आऊँ, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूँगी। यानी पहले क्या है, महिलाएं पर्दे में रहती थी और बाहर नहीं निकलती थी, इसलिए उसने दादी को आगे किया और फिर चिक के पीछे से खुद बोलने के लिए कहकर बोली कि तुम पहले उसे ठहरा लो, फिर मैं उससे बात कर लूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये तरह तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी मीठी। जो आप टॉफ़ियाँ खाते हो ना, उस तरह की पहले गोलियाँ आती थी मीठी, तो उनको मिठाई कहा गया है। कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। ये ऐसी ही नहीं है, मतलब इनके जैसे आप विक्स वगैरह लेते हो ना, इस टाइप में, तो ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूँ? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। यानी 1 पैसे में 16 देता हूँ। ये पेज नंबर आपका अगला देखो, 28वां। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतनी भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। मतलब मैं किस तरह देता हूँ, क्यों देता हूँ ये। फिर वो बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं दे सकता, मैं इतनी ही दे सकता हूँ। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही, 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुँह से जरा सी मुस्कुराहट